Hello everyone, students. Today we solve worksheet number 15 of class 10 subject English. First of all, I tell you, you have to write your name, class teacher name and date also 8th August 2020. So now let's start worksheet. Let us talk about poetry. पोइट्री मीन्स ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स, कविताओं का संग्रह. किसी एक पोइम को पोइट्री नहीं कहा जा सकता, एक कविता को पोइम ही कहा जाएगा. बट पोइट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स. बहुत सारी कविताओं के संग्रह को पोइट्री कहा जाता है. यू मस्ट हैव रीड मैनी पोइम्स. तुमने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी इन योर लैंग्वेज क्लास स्टिल नाउ. तुम अपनी क्लास में अभी भी बहुत सारी कविताएं पढ़ रहे होंगे. बट डू यू नो व्हाट इज़ पोइट्री. लेकिन क्या तुम जानते हो पोइट्री क्या है. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं हम उसमें वर्ड बाय वर्ड उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. अगर हम वर्ड टू वर्ड उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंस ऑफ द पोएम. देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री. पोइट्री की बहुत सारी परिभाषाएं हैं गिवन बाय डिफरेंट पीपल. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं. लेट अस सी व्हाट द ग्रेट राइटर्स एंड थिंकर्स हैड टू से अबाउट पोइट्री. अब हम ये इसमें जानेंगे आज की वर्कशीट में कि बहुत सारे जो महान राइटर्स हैं, ग्रेट राइटर्स हैं या थिंकर्स हैं, विचारक हैं, उन्होंने पोइट्री की क्या डेफिनेशन दी हैं. सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एरिस्टोटल. एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो पोइट्री होती है, जो बेस्ट पोइट्री होती है, उसमें रिदम, लैंग्वेज एंड हारमनी, ये तीनों चीज़ें मस्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. नेक्स्ट इज शेक्सपियर के अकॉर्डिंग कपलेट मीन्स होता है दोहा. दोहा होता है दो लाइन में किसी भी भाव को, विचार को अभिव्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड कपलेट, दोहा. 2 लाइन्स पोइट्री दैट यूजली राइम, और जिसकी की राइमिंग इसकी मैच करती हो, जिसमें कि एक राइम हो, रिदम हो, लय हो. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, वर्ड्सवर्थ इज अ रोमांटिक पोइट, ग्रेट रोमांटिक पोइट. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से. ओवरफ्लो मीन्स होता है भावनाओं का निकलना, ओवरफ्लो हो जाना. ऑफ पावरफुल इमोशंस, पावरफुल मीन्स बहुत शक्तिशाली इमोशंस का ओवरफ्लो हो जाना. रिकलेक्टेड, जिनको कि रिकलेक्टेड किया गया हो, एकत्रित किया गया हो. इन ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है एकांतवास. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री होती है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. स्टूडेंट्स, हो सके तो आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न भी कर लें. It will be very helpful in future also. Keats के अकॉर्डिंग सेंस मीन्स हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, हम उनसे कुछ भी जो कल्पना करते हैं, 5 सेंसेस जैसे आईज, नोज, टंग, ईयर एंड आवर स्किन, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं. हम इन सेंस के थ्रू जो भी पोइट्री का एहसास करते हैं, पोएम का एहसास करते हैं, किसी इमेज को, सीन को देखकर जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, दैट इज़ पोइट्री. किसके अकॉर्डिंग है ये? कीट्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशंस. पोइट्री क्या है? लॉस ऑफ इमोशंस नहीं है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, बल्कि इमोशंस से एस्केप होना है, दूर जाना है. इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये किसी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस नहीं करती है, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, बल्कि पर्सनैलिटी को ही एस्केप करती है. तो ये अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट. नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका. इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर. पोइट्री क्या है? एक तरह की लिटरेचर है, साहित्य है पोइट्री, और आर्टिस्टिक राइटिंग या एक आर्टिस्टिक राइटिंग है. आर्टिस्टिक मीन्स बहुत ही सजा सवरा, जिसमें कि लैंग्वेज हो, हारमनी हो और राइमिंग हो, ये सभी चीज़ें जहाँ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिस्टिक.
ठीक है। आर्टिस्टिक राइटिंग लेख होते हैं दैट अटेम्प्ट्स टू स्टिर रीडर्स, जो कि रीडर्स के मन में स्टिर मीन्स बहुत ही हलचल पैदा कर दें। इमेजिनेशंस और इमोशंस, किन चीज़ों में इमेजिनेशन होती हैं उसमें और इमोशंस भी होते हैं उस पोइट्री में, अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया। द पोइट डज इट केयरफुली बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम। जो पोइट होता है, कवि, डज इट केयरफुली, वो इस कार्य को बहुत ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक करता है। कौन कौन सी बातें होनी चाहिए उसमें, जैसे कि जो पोइट्री है वो उसमें आर्टिस्टिक राइटिंग हो, है ना, और उसमें एक ऐसी मतलब ऐसी क्वालिटी हो जो कि रीडर्स के मन में स्टिर डेवलप कर दे, हलचल पैदा कर दे, उसके अंदर एक इमेजिनेशन हो, उसमें इमोशंस हो। ठीक है, ये सब काम कौन करता है, एक पोइट करता है। किसके द्वारा, बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज को अरेंज करता है, चूज़ करता है, फॉर इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम, क्या दिखाने के लिए, उसका एक अर्थ, उसका एक भाव प्रकट करने के लिए, साउंड, उसकी एक साउंड क्रिएट हो उसके लिए। साउंड का मतलब आवाज़ से नहीं है, साउंड का मतलब है कि हार्ट के अंदर जो इमोशंस डेवलप हो। एंड रिदम, रिदम का मतलब जो राइमिंग स्कीम होती है। सम पोएम्स सच एज नर्सरी राइम्स, जैसे कि नर्सरी राइम्स होती हैं, आर वेरी सिंपल एंड ह्यूमरस, वो बहुत ही सिंपल होती हैं और ह्यूमरस होती हैं, मीन्स हास्यास्पद होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ रीड द फर्स्ट पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, फायर एंड फाइस। 10th क्लास की बुक का ये फर्स्ट पोएम है, फायर एंड आइस, एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। नाउ कम टू द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सम से मीन्स कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोगों का ऐसा मानना है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो संसार है इसका अंत आग में होगा। मतलब कि इस संसार के बारे में कवि का एक ऐसी इमेजिनेशन है, एक चिंतन है कि इस संसार का अंत आग के जलने से होगा। एंड इन द फायर मीन्स आग के जलने से संसार का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, और बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आग से जलने का आइडिया है ये कहाँ से लिया गया है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द बाइबल, ये बाइबल से लिया गया है। ठीक है, सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का जो अंत होगा वो आइस मीन्स बर्फ़ के जमने से होगा, आइस के जमने से होगा। मतलब कि संसार में चारों तरफ इतना ठंडा मौसम हो जाएगा, इतनी शीत लहर चलेगी कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाएगी और फिर धीरे धीरे इस संसार का बिल्कुल अंत हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है। ये फर्स्ट जो व्यू है ये बाइबल से लिया गया है और सेकंड जो व्यू है वो मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स होती हैं इच्छाएं, भावनाएं, भावनाएं नहीं, इच्छाएं, जो व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं होती हैं, जैसे लालच है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, दैट आर कॉल्ड डिज़ायर, उन्हें डिज़ायर कहा जाता है। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने इन भौतिक इच्छाओं को, टेस्टेड मीन्स इनके सुख को पहचाना है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज मीन्स मैं उनके साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो कि ये कहते हैं कि इस संसार का अंत आग लगने से होगा। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मीन्स दोनों तरह से हो सकता है, संसार का अंत किसी भी तरह से हो सकता है। आई थिंक आई स्टैंड फॉर द पोएट। फ्रेंड बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई किसके लिए यूज़ हुआ, आई इज़ यूज्ड फॉर या आई स्टैंड फॉर, यू हैव टू राइट आई स्टैंड फॉर पोइट। एंड हु इज़ पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई थिंक, कवि का ऐसा मानना है, आई नो इनफ ऑफ हेट,
कि मैं नफ़रत के बारे में बहुत अधिक जानता हूँ। तो कवि का ऐसा विचार है कि इस संसार का अंत किससे होगा? नफ़रत से होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, जो कि इस संसार का अंत आइस से होगा। आइस क्या होती है? बर्फ़। और बर्फ़ क्या करेगी? जब सभी जगह एकदम ठंडा हो जाएगा, चारों तरफ ठंड ही ठंड हो जाएगी, तो संसार का अंत हो जाएगा। इसी तरह से जो हेट है, नफ़रत है, वो क्या करती है? वो हमारी भावनाओं को ठंडा कर देती है, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको ठंडा कर देती है नफ़रत। तो इस संसार का अंत कवि के अनुसार हेट से, नफ़रत से होगा। is also great and would suffice. Suffice means पर्याप्त। क्या इस संसार को मिटाने के लिए केवल एक ही ग्रेट कॉज काफ़ी नहीं है? वो है अकॉर्डिंग टू पोइट हेट। कवि के अनुसार वो चीज़ है नफ़रत। आई होप कि आपको इस पोइम का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें राइम क्या है। देखिए, फायर मैचेस विद डिज़ायर, अगेन फायर, आइस विद ट्वाइस, हेट विद ग्रेट, आइस एंड सफिस। राइमिंग स्कीम के लिए मैं आपको एक बार इसकी राइमिंग स्कीम भी बता देती हूँ। देखिए, इसको हम नाम देंगे ए, आइस को देंगे बी, फायर मैचेस विद डिज़ायर, तो ए बी अगेन ए, देन अगेन फायर, देन अगेन ए बी ए। ये हमारी 4 लाइंस की राइमिंग है। नेक्स्ट इज ट्वाइस। ट्वाइस किससे मैच करता है? बी से, तो अगेन बी, हेट सी, हेट अभी तक कहीं भी नहीं आया, तो बी सी, आइस फिर से, तो बी, अगेन ग्रेट, हेट ग्रेट, अगेन सी, एंड लास्ट में बी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. You can write like this: A, B, A. Clear? And B, C, B, C, B. This is the rhyming scheme of this poem. Now come to the next point. Do you think this is a poem? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये एक पोएम है? Yes, this is a poem. हाँ, ये एक कविता है। Yes, you can write yes, this is a poem. Which of the above mentioned definitions would it fit into? अब आपको बतानी है कि वो कौन सी डेफिनेशन हैं जो कि इस पोएम में एकदम फिट बैठती हैं। तो अभी हमने इतनी सारी डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो हम फिर से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखो, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये सभी डेफिनेशंस, ऑल डेफिनेशंस आर फिट टू दिस पोएम, बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर इज अ रिदम, लैंग्वेज एंड हारमनी। गुड हारमनी इज इन दिस पोएम। इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से राइम दी हुई है, लैंग्वेज है इसकी गुड लैंग्वेज, आर्टिस्टिक लैंग्वेज है, एंड हारमनी भी है। हारमनी मीन्स होता है तालमेल, शब्दों का तालमेल। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द कुछ और भाव अर्थ निकल रहा हो, किसी का कुछ और, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज शेक्सपियर की कपलेट। तो इसमें हम देखें, यहाँ पर कपलेट क्या होती है, कपलेट के दोनों जो लास्ट के वर्ड होते हैं उनका राइम सेम होता है, बट ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर शेक्सपियर की मैच नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एकांतवास में सोची हुई भावनाओं का ओवरफ्लो स्पॉन्टेनियस, तो ये भी है, इसमें ओवरफ्लो है, उसकी फीलिंग्स हैं कवि की, कि कवि ने अपने विचारों को भी अभिव्यक्त किया है कि उसके अकॉर्डिंग जो हेट है, नफ़रत है, वही एक काफ़ी है इस संसार को मिटाने के लिए। तो ये भी हमारा इसमें मैच कर रहा है। सेंसुअल इमेजरी, सेंसेस से कवि ने अपने सेंसेस के माध्यम से सोचा है। अपने सेंस के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हेट कर रहा है या लव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सेंसुअल इमेजरी भी है। नेक्स्ट इज
अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, पोइट्री इज नॉट टर्निंग ऑफ लॉस ऑफ इमोशंस. इसमें लॉस ऑफ इमोशंस नहीं है, इसमें भावनाओं का खोना नहीं है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस. लेकिन इमोशन से थोड़ा दूर जाना है. ठीक है, जो जैसी फीलिंग्स वाली इमोशंस होती हैं वो वाली इमोशन से इसमें दूर जाना है. तो ये भी है इसमें. नेक्स्ट इज इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग पोइट्री इज टाइप ऑफ लिटरेचर. पोइट्री क्या है? लिटरेचर है. ये लिटरेचर है. आर्टिस्टिक राइटिंग है. आर्टिस्टिक एक बहुत ही आर्टिस्टिक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लैंग्वेज है, रिदम है, हारमोनी है, ये सब आ जाती हैं, सब हैं इसमें. एंड स्टिर अ रीडर, और रीडर्स के मन में हलचल पैदा कर देती हैं. क्या इस पोइम को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक हलचल पैदा नहीं हुई? हमारे मन में एक ऐसी फीलिंग्स हुई कि क्या पता इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा. तो ये क्या है? ये एक स्टिर डेवलप किया. इमेजिनेशन एंड इमोशंस, इसमें इमेजिनेशंस भी थी, इमोशंस भी थे, साउंड भी है, रिदम भी है, और अरेंजिंग लैंग्वेज भी है. ठीक है, और ये सिंपल भी है, ह्यूमरस भी है. इसे पढ़ के कुछ हंसी भी आती है कि किस तरह की बातें इस पोएम में बताई गई हैं. तो अब हम इस क्वेश्चन के आंसर पर फिर से चलते हैं. डू यू थिंक दिस इज़ अ पोएम? तो इसमें हम लिखेंगे यस दिस इज़ अ पोएम. ये एक क्या है? ये एक कविता है. ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. विच ऑफ द एबव मेंशन डेफिनेशंस? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑल डेफिनेशंस. ऑल डेफिनेशंस, ऑल डेफिनेशंस वुड इट फिट इनटू दिस पोएम. ठीक है, इनटू दिस पोएम. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया. क्लियर? इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. यहाँ से यहाँ तक हमारे सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया. अब हम थर्ड पे आते हैं. वाई और वाई नॉट. इसमें पूछा है वाई, क्यों है? अगर आप इसे कहते हैं कि इसमें सारे मेंशन जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी मैच कर रही हैं, तो ऐसा क्यों है? तो अच्छा, हम इसे शेक्सपियर के जो कपलेट है उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो देखिए यहाँ पर फायर, डिज़ायर शेक्सपियर की भी है, इसमें कपलेट भी हैं, दोहे हैं. ठीक है, तो सारी ऑल डेफिनेशंस इसमें फिट बैठती हैं. तो उसका हमें आंसर, वाई का आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं. बिकॉज it has rhythm. It has rhythm, language, artistic language. आप इसमें से भी लिख सकते हैं आर्टिस्टिक लैंग्वेज एंड हारमोनी. एंड नहीं लगाइए अभी आप, और लिख सकते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, हारमोनी कोमा लगा के जितने भी वर्ड हमने इसमें पढ़े थे वो सारे हम इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, हारमोनी, अरेंजिंग लैंग्वेज, मीनिंग, साउंड, रिदम, सिंपल, ह्यूमरस, all facts are in this poem. That's why all definitions are fit in it. I hope you understand this passage, this poem and all definitions of poetry. Y का आंसर आप यहाँ से इजीली दे सकते हैं. मैं आपको एक बार और बता देती हूँ. देखिए, वाई के आंसर में आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस पोएम कंसिस्ट, इस पोएम में है क्या क्या है? रिदम, लैंग्वेज, हारमोनी, कपलेट्स, पावरफुल इमोशंस, सेंसुअल इमेजरी, आर्टिस्टिक राइटिंग, स्टिर अ रीडर्स, इमेजिनेशंस, इमोशंस, साउंड, रिदम एंड सिंपल एंड ह्यूमरस फैक्ट्स, ऐसे लिख सकते हो आप. ठीक है, ह्यूमरस फैक्ट्स. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड all the definitions and this poem. Students, if you like this video, please like, share and subscribe my channel, and we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.